हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर हार्दिक राइसोनी आप सभी का टीम लर्निंग मंक फाउंडेशन की ओर से इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूँ। बच्चों लोग, आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम सीखेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इस चैप्टर का फोर्थ पार्ट में हमें कवर क्या क्या करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आरएनए वर्ल्ड एंड डीएनए रेप्लिकेशन। ये दोनों कंपैरेटिवली छोटे छोटे पार्ट्स है। डीएनए रेप्लिकेशन बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलो हम शुरू करते हैं। आज का हमारी शुरुआत हो रही है प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल से। तो बच्चे लोग, जेनेटिक मटेरियल यानी कि क्या, हमने ऑलरेडी लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था। जेनेटिक मटेरियल यानी कि एक ऐसा मटेरियल जो कि हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख रहा है। हमारा कलर क्या होगा, साइज क्या होगी, शेप क्या होगी, इंटेलिजेंस क्या होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन किसमें स्टोर है? इस जेनेटिक मटेरियल में। और ये जेनेटिक मटेरियल वो इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से अगले जनरेशन कैरी कर रहा है। तो इसकी क्या क्या खासियत होनी चाहिए इस जेनेटिक मटेरियल में? जेनेटिक मटेरियल, एक आइडियल जेनेटिक मटेरियल उसे कहते हैं जो सबसे पहले है स्टेबल। तो सबसे पहले क्या है? स्टेबल होना चाहिए। इट शुड बी केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल। सेकेंड और इंपॉर्टेंट थिंग, सिर्फ स्टेबल होकर फायदा है क्या? नहीं जी नहीं, हमें रेप्लिकेट करना है, हमें एक जनरेशन से अगली जनरेशन बनानी है। तो ये जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड करते आना चाहिए। इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। तो रेप्लिकेट या रेप्लिकेशन एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सबसे पहले मटेरियल होना चाहिए स्टेबल। सेकेंड, इट शुड हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। तीजा और इंपॉर्टेंट, बच्चे लोग, 1000 साल पहले ह्यूमन बींग जैसे थे आज वैसे है क्या? 1000 साल पहले कुछ एनिमल्स जैसे थे आज वैसे है क्या? नहीं जी नहीं, कुछ ना कुछ तो चेंजेस आए हैं। वो चेंजेस क्यों आए हैं? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल टाइम टू टाइम अपडेट होना चाहिए। इस अपडेशन को हम कहते हैं द स्लो चेंजेस। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्लो चेंजेस उसमें करनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं म्यूटेशन। इसे हमें क्या कहते हैं? म्यूटेशन। बट याद रखना, हमने म्यूटेशन में क्या लिखा है? स्लो चेंजेस होनी चाहिए। अगर जल्दी जल्दी म्यूटेशन होने लगा तो अच्छी बात है क्या? नहीं, म्यूटेशन हमेशा स्लोली होने चाहिए। नेक्स्ट, और क्या होना चाहिए, और क्या खासियत है? सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल। सेकेंड, इट शुड हैव द प्रॉपर्टी टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। थर्ड, इट शुड शो स्लो म्यूटेशन। और चौथा, और क्या होने चाहिए? ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज मेनली कौन शो कर रहा है? ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज मेन है हमारा डीएनए, जो कि शो कर रहा है। कौन शो कर रहा है? डीएनए। आप कहोगे सर आरएनए में क्या नहीं है जो डीएनए में है? आरएनए और डीएनए, हम कोई कोई वायरसेस देखेंगे जिसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, बट बेसिकली आज मैक्सिमम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल डीएनए। तो ऐसा क्या है डीएनए में जो आरएनए में नहीं है? तो बच्चे लोग याद रखना कि आरएनए होता है अनस्टेबल। आरएनए क्या है? अनस्टेबल। दूसरा, आरएनए है मोर रिएक्टिव। आरएनए है मोर रिएक्टिव। आरएनए है कैटालाइटिक फंक्शन। हम देख सकते हैं ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एक्सेप्ट राइबोजाइम, न्यूक्लियो। जो एंजाइम आपको याद है, ये आप बायोमोलिक्यूल में सीखते थे, विच इज मेड अप ऑफ आरएनए। तो आरएनए के पास कैटालाइटिक एक्टिविटी भी है। और इसी के साथ साथ आरएनए म्यूटेट एट अ फास्टर स्पीड। आरएनए म्यूटेट एट फास्टर स्पीड। आरएनए म्यूटेट एट फास्टर स्पीड। तो इवोल्यूशन बहुत जल्दी हो जाएगा। इवोल्यूशन बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इन सारी प्रॉपर्टीज के कारण आरएनए आगे चल के इसमें चेंजेस हुए और बना डीएनए। तो आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस हमें क्या कहता है? द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल वाज आरएनए। यानी कि जब लाइफ की शुरुआत हुई होगी तो जेनेटिक मटेरियल शुरुआत में कौन था? आरएनए। बट आरएनए में क्या प्रॉब्लम था? इट वाज अनस्टेबल, इट वाज वेरी रिएक्टिव, इट वाज कैटालाइटिक, इट शोड म्यूटेशन एट द फास्टर स्पीड। इसलिए हमें उसे बदलना पड़ा विद टाइम। आरएनए में चेंजेस हुए और आरएनए ने बनाया डीएनए। और इसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि यहाँ पे हमने बताई थी, जो फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी होनी चाहिए जो जेनेटिक मटेरियल में? इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस मेंडेलियन कैरेक्टर। अब ये पार्ट मैंने अभी क्यों लिखा और पहले क्यों नहीं, अब अच्छे से समझ लो बच्चों लोग। मेंडेलियन कैरेक्टर क्या थे? इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर को थोड़ा सा याद करो। कैरेक्टर क्या है? फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म कैसे दिखता है, उसकी जो भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है, वो रहेगा उसका मेंडेलियन कैरेक्टर। और ये एक जनरेशन से अगले जनरेशन जाना भी चाहिए। और उसी के साथ साथ इट शुड एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। मेरे पास अगर टॉल की, कैपिटल टी की जीन है, तो मेरी हाइट टॉल होनी चाहिए।
अगर स्मॉल टी की जीन है तो मेरी हाइट ड्वार्फ होनी चाहिए। तो जीन होके कुछ फायदा है क्या, जेनेटिक मटेरियल होके कुछ फायदा है क्या, नहीं, इट शुड आल्सो टू एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि डीएनए करता है, जो कि कौन करता है, डीएनए। डीएनए कैसे करता है एक्सप्रेस खुद को, डीएनए विल फॉर्म आरएनए एंड आरएनए विल फॉर्म प्रोटीन, डीएनए विल फॉर्म आरएनए, आरएनए विल फॉर्म प्रोटीन। इसलिए डीएनए इज मोर स्टेबल, डीएनए हैज एबिलिटी टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, डीएनए शो स्लो चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, म्यूटेशन दिखाता है बट स्लोली दिखाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, डीएनए हैज द एबिलिटी टू एक्सप्रेस मेंडेलियन कैरेक्टर्स। इसीलिए डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। किसने प्रूव किया था, हर्शी एंड चेज ने। तो बच्चे लोग ये था प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड आरएनए वर्ल्ड। आरएनए वर्ल्ड ने क्या कहा है कि डीएनए हैज बीन इवॉल्व फ्रॉम आरएनए। शुरुआत में आरएनए था जो कि आगे चल के बन गया डीएनए। और आज हमारे सेल में कोई भी आप मैच्योर एनिमल लोगे, जो डेवलप्ड एनिमल है, उसमें डीएनए भी होता है, आरएनए में ही होता है। आरएनए मेनली एज अ जेनेटिक मटेरियल किसमें है, वायरसेस में। इसलिए वायरसेस जल्दी से जल्दी रेप्लिकेट करते हैं, वायरसेस ज्यादा से ज्यादा म्यूटेशन शो करते हैं और इवोल्यूशन हो जाते हैं। इसलिए हमने कोविड में देखा था अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, डेल्टा, ओमाइक्रॉन, ये कोविड के न्यू वेरिएंट्स क्यों आ रहे थे, क्योंकि उसमें बहुत जल्दी म्यूटेशन हो रहा था। कोविड वायरस भी क्या था, आरएनए वायरस, उसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए था, उसमें डीएनए नहीं था। इसलिए वायरसेस खुद को जल्दी जल्दी चेंज कर लेते हैं। इसीलिए मैक्सिमम केसेस में जब हमें कभी वायरल इन्फेक्शन होता है, हम हमेशा सेम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि वायरस हर बार एक न्यू फॉर्म में, एक न्यू रूप लेके हमारे सामने आ जाता है। तो बच्चे लोग ये था प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड आरएनए वर्ल्ड। अब हम एक्चुअल मेन टॉपिक पे आते हैं। आज का मेन टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। तो बच्चे लोग डीएनए रेप्लिकेशन माने क्या, डीएनए रेप्लिकेशन मतलब बेसिकली इट्स एबिलिटी ऑफ डीएनए टू रेप्लिकेट इटसेल्फ एंड प्रोड्यूस अ कॉपी। डीएनए खुद की कॉपी बनाएगा, उसे कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। कहां पे होता है ये, सेल के अंदर न्यूक्लियस में। डीएनए रेप्लिकेशन कहां पे होता है, विद इन द न्यूक्लियस। तो डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए डबल होने वाला है, ये हमें याद रखना है। अब हम एक एक करके डीएनए रेप्लिकेशन की स्टेप्स देखने वाले। बच्चे लोग ये टॉपिक जब भी आप पढ़ोगे तो कभी भी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की एचएससी वाली टेक्स्ट बुक प्रिफर करना, ना कि एनसीईआरटी। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि स्टेट बोर्ड वालों ने काफी अच्छे से पॉइंट वाइज डीएनए रेप्लिकेशन एक्सप्लेन किया है। आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी में उन्होंने पूरे का पूरा प्लेन पैराग्राफ दे दिया है, स्टेप्स वाइज एक्सप्लेन नहीं किया है, बट एचएससी वाली बुक ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसलिए रेप्लिकेशन एटलीस्ट ये एचएससी की बुक से ही पढ़ना। तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, सबसे पहले इट्स एबिलिटी ऑफ डीएनए टू रेप्लिकेट इटसेल्फ एंड टू प्रोड्यूस अ न्यू कॉपी। कहां पे होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस। तो सबसे पहले उसके एक एक करके स्टेप्स देखने हैं। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप है बच्चों लोग एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। फर्स्ट स्टेप क्या बच्चों लोग, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। यानी कि क्या, इनसाइड न्यूक्लियोप्लाज्म, इनसाइड न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होता है डीएएमपी, डीजीएमपी, डीसीएमपी और डीटीएमपी। आप बोलोगे सर ये क्या लिखा है, डी यानी कि डीऑक्सी, एएमपी यानी कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एटीपी याद है आपको, एटीपी था एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एमपी है मोनोफॉस्फेट। तो ये डीजीएमपी क्या रहेगा, डीऑक्सी गोनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट और थाइमोसिन मोनोफॉस्फेट। ये चारों के चारों इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है विद इन न्यूक्लियोप्लाज्म। आप पूछोगे सर न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म इज बेसिकली द लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ये सारी की सारी चीजें, ये सेल और सेल के अंदर न्यूक्लियस, इसके अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके अंदर होती है ये चारों फॉर्म जो कि इनएक्टिव है। तब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे लोग, आपको याद रखना है, ये कन्वर्ट हो जाएंगे डी एटीपी, डी जीटीपी, डी सीटीपी और डी टीटीपी। इसको कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, एंजाइम होता है फॉस्फोराइलेज, एंजाइम है फॉस्फोराइलेज। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फॉस्फोराइलेशन। तो आपको याद रखना है अच्छे लोग,
कि फर्स्ट स्टेप डीएनए रेप्लिकेशन में है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड जिसमें डीएएमपी, जीएमपी, सीएमपी, टीएमपी इज कन्वर्टेड इनटू डी, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, टीटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोराइलेज एंड एटीपी। कन्वर्जन के लिए फॉस्फोराइलेज भी लगता है, एटीपी भी लगता है एंड द प्रोसेस इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन। उसके बाद है बच्चों लोग सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ ओरिजिन। पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब बच्चों लोग हम एक डीएनए ड्रॉ करते थे, एक अच्छा खासा डीएनए का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, उससे समझेगी। एक डीएनए का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, कंसीडर करो ये व्हाइट वाला है 3 प्राइम से 5 प्राइम, येलो वाला की ऑपोजिट डायरेक्शन, डीएनए इज एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यहाँ तक सॉर्टेड है, डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब क्या हम बोल रहे हैं? पॉइंट ऑफ ओरिजिन। पॉइंट ऑफ ओरिजिन यानी कि क्या? जिस पॉइंट पे रेप्लिकेशन शुरू होता है, कंसीडर करो इस पॉइंट पे, मैं अलग कलर ले लेता हूँ, ब्लैक ले लेते हैं। जिस पॉइंट पे रेप्लिकेशन शुरू हो रहा है उसे कहते हैं ओरिजिन पॉइंट या फिर ओ, और जिस पॉइंट पे रेप्लिकेशन खत्म हो रहा है, कंसीडर करो यहाँ पे, इसे कहते हैं टर्मिनेशन पॉइंट। जिस पॉइंट पे रेप्लिकेशन शुरू हो रहा है वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन ओ, जहां पे खत्म हो रहा है वो पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन टी, और इन दोनों के बीच वाला सेगमेंट जो है, मतलब ये इतना वाला पार्ट, इसे कहते हैं रेप्लिकॉन। इसे क्या कहते हैं बच्चे लोग? रेप्लिकॉन। तो रेप्लिकॉन क्या है? रेप्लिकॉन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच इज गोइंग टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। रेप्लिकॉन क्या है? इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच इज गोइंग टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। हमें याद रखना है कि प्रोकैरियोट्स में, इन प्रोकैरियोट्स में एक ही रेप्लिकॉन होता है, तो वही इन यूकैरियोट्स होते हैं मोर देन वन रेप्लिकॉन। तो हमें याद क्या क्या रखना है? जिस पॉइंट पे रेप्लिकेशन शुरू होगा वो ओरिजिन, जहां पे खत्म होगा वो टर्मिनेशन, उन दोनों के बीच वाला जो सेगमेंट ऑफ डीएनए है उसे कहते हैं रेप्लिकॉन। रेप्लिकॉन प्रोकैरियोटिक सेल में एक एंड यूकैरियोटिक में मोर देन वन रेप्लिकॉन रहे। इसके बाद लास्ट में क्या हो जाता है? इस ओरिजिन पॉइंट पे कट किया जाता है। कट कौन करता है? कट मार देते हम। ये पूरा का पूरा गायब हो गया बच्चे लोग, हम फिर से दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक व्हाइट वाला, एक दूसरा येलो वाला, ये था एज इट इज, हमने ड्रॉ कर दिया। एक पॉइंट पे जाके ये कट हो जाएगा। पहले हम बाजू में ट्राई मार लेते हैं, फिर से पूरा गया। हम फिर से दूसरा इरेजर लेते बच्चे लोग, चलो। बच्चे लोग, ये जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन हमने जो शुरुआत में मार्क किया था, ये जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन हमने शुरुआत में मार्क किया था, यहाँ पे ये पेन सिलेक्ट कर देते हैं, ये यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन रहेगा, इस पे आता है एंजाइम एंडोन्यूक्लियेज। इस पे एंजाइम कौन सा आता है? एंडोन्यूक्लियेज। और ये ओरिजिन वाले पॉइंट पे आके कट मारता है, इस पे आके ये जस्ट कट कर देगा, तो यहाँ पे डीएनए का स्ट्रैंड खुल जाएगा। कट करने का काम कौन करता है? एंजाइम एंडोन्यूक्लियेज। एंडो यानी कि बीच में, न्यूक्लियस यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करता है। दो टाइप के एंजाइम होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। अगर कॉर्नर पे कट मार रहा है तो एक्सोन्यूक्लियस, अगर बीच में कट मार रहा है तो एंडोन्यूक्लियस। तो एंजाइम एंडोन्यूक्लियस ओरिजिन पॉइंट पे कट मार देता है। ये कौन सा बॉन्ड ब्रेक करता है? ये ब्रेक करता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड ब्रेक करता है बच्चे लोग? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक कर देता है। तो हमें याद रखना है इस स्टेप में पॉइंट ऑफ ओरिजिन में क्या हो रहा है? जहां पे रेप्लिकेशन शुरू हो रहा है ओरिजिन पॉइंट, जहां पे खत्म हो रहा है वो था टर्मिनेशन पॉइंट। दोनों के बीच वाला पॉइंट को हम कहते हैं रेप्लिकॉन। यूकैरियोट्स में मोर देन वन रेप्लिकॉन, वेयर एज प्रोकैरियोट्स हैव सिंगल रेप्लिकॉन। उसके बाद लास्ट में एंडोन्यूक्लियस किस पॉइंट पे कट कर रहा है? ओरिजिन पॉइंट पे। कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक हो जा रहा है। इसके बाद क्या हो जाता है बच्चे लोग? थर्ड स्टेप आती है।
थर्ड स्टेप में होता है अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। थर्ड स्टेप में क्या बच्चे लोग, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। अब तक हमने क्या देखा था, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ ऐसे गोल 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 हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। एक पॉइंट पे अब कट लगा हुआ है, तो जहां पे कट लगा है वहां से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। कंसीडर करो ये शुरुआत वाली स्टेज है, कंसीडर करो ये अगर शुरुआत है, ये ओरिजिन पॉइंट पे अगर हमने कट किया है, इसके बाद आता है एंजाइम डीएनए हेलिकेज। कौन सा एंजाइम आ रहा है, डीएनए हेलिकेज। ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से अलग कर देगा। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और ये सेपरेट हो जाएंगे। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलग हो गए, सेपरेट हो गए, और ये फिर से एक साथ ना आ सके, इसकी जिम्मेदारी किसकी है। एक बार सेपरेट होने पे कोई भी आदमी वापस आ सकता है साथ में, तो इन्हें साथ में नहीं आने देता है एसएसबीपी। आप पूछोगे सर एसएसबीपी क्या है, एसएसबीपी का फुल फॉर्म है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। एसएसबीपी बोले तो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। जो दो डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट हो गए उन्हें वापस एक साथ नहीं आने देगा। तो आपको याद रखना है अनवाइंडिंग और डीएनए में क्या होने वाला है, एंजाइम डीएनए हेलिकेज डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को एक दूसरे से सेपरेट कर देगा। इस तरीके का मॉडल था, वो इस तरीके का बन जाएगा। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो गए, उन दोनों को एक साथ वापस कौन नहीं आने देगा, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये दोनों भी स्ट्रैंड को एक दूसरे से अलग ही रखेगा। अब नेक्स्ट स्टेप आती है बच्चे लोग रेप्लिकेशन फोर्क। अब रेप्लिकेशन फोर्क क्या है बच्चे लोग, अच्छे से समझ लो। तो डीएनए के जो दोनों भी स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हुए हैं, एक वाई शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस वाई शेप स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। अब जब दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो गए, इन दोनों में कुछ ना कुछ तनाव रहेगा, कुछ ना कुछ स्ट्रेन रहेगा। इस स्ट्रेन को रिलीव करने के लिए एक और एंजाइम आता है जिसे हम कहते हैं सुपर हेलिक्स रिलैक्सिंग एंजाइम। तो बच्चे लोग अच्छे से हम शुरुआत से देखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या थी, फर्स्ट स्टेप हम याद करते हैं। सबसे पहले है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएएमपी जीएमपी सीएमपी टीएमपी का कन्वर्जन डीएटीपी जीटीपी सीटीपी टीटीपी में हो रहा है। कौन कर रहा है, फॉस्फोराइलेज एंजाइम। उसके बाद क्या हो जाता है, जिस पॉइंट पे रेप्लिकेशन शुरू होता है वो ओरिजिन पॉइंट, जहां पे खत्म हो रहा है टर्मिनेशन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट पे एंडोन्यूक्लियस आके कट मार दे रहा है। कौन सा एंजाइम कट कर रहा है, एंडोन्यूक्लियस। उसके बाद जिस पॉइंट पे कट लगा है वहां से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को एक दूसरे से सेपरेट करना है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करने की जिम्मेदारी किसकी है, डीएनए हेलिकेज की। दोनों के डीएनए के स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो गए, तो वो उनमें फिर भी टेंडेंसी है दोबारा एक साथ वापस आने की। उन दोनों को एक साथ वापस कौन नहीं आने देगा, सुपर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। कौन नहीं आने देगा, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन दोनों को एक साथ नहीं आने दे रहा है, तो दोनों स्ट्रैंड्स में कुछ ना कुछ स्ट्रेन रहेगा। उस स्ट्रेन को रिलैक्स करने के लिए हमारा अगला एंजाइम है सुपर हेलिक्स रिलैक्सिंग एंजाइम। बच्चों लोग आपको ये पूरा डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस कोई नहीं पूछने वाला है, आपको मेन क्या पूछने वाला है, एंजाइम्स और उनके फंक्शन और वो किस स्टेप में मदद कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है एक एक। नेक्स्ट स्टेप है बच्चे लोग फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। अब ये क्या है, ये कंसीडर करो 5C3 अब बच्चे लोग अब न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फॉर्म करना है। उसके लिए सबसे पहले एक आरएनए का छोटा सा मॉलिक्यूल आता है, वो डीएनए के 3' एंड पे अटैच हो रहा है। कहां पे अटैच हो रहा है, 3' एंड पे।
उस छोटे से आरएनए मॉलिक्यूल को कंसीडर करो, ये छोटा सा आरएनए मॉलिक्यूल आ गया है, इसे हम कहते हैं आरएनए प्राइमर। इसे हम क्या कहते हैं? आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर हमेशा डीएनए के 3 प्राइम एंड पे अटैच हो रहा है। कौन से स्टैंड पे? 3 प्राइम एंड पे अटैच हो रहा है आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर क्या करता है? जो हमने डी, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, टीटीपी इन सबको एक्टिवेट करके रखा था, इनको खींच के लाएगा। इन सबको क्या करके लाएगा? वो खींच के लाएगा। तो कंसीडर करो ये डीएनए का जो पुराना स्टैंड था, यहाँ पे ए जी टी सी ए जी, ये सीक्वेंस है, ये बेसिक डीएनए के मेन ओरिजिनल सीक्वेंस। ए का कॉम्प्लीमेंट्री ये साइड पे कौन रहेगा? टी, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी, फिर से ए का टी, जी का सी। तो ये डीएनए के दोनों पुराने स्ट्रैंड्स है, उनके ऊपर के बेस पर हमने लिखे हैं। आरएनए प्राइमर का काम है इन सबको खींच के लाना, वो इन सबको यहाँ पे खींच के लेके आ जाएगा, इन सबको अट्रैक्ट करेगा। आरएनए प्राइमर अट्रैक्ट्स द एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, और उन जो एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स है उनके थ्रू वो एक न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बनाते हैं। वो क्या बना देते हैं? न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फॉर्म करते हैं। अब आरएनए प्राइमर कौन से साइड में अटैच हो रहा था? 3 प्राइम एंड पे। तो 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड एक न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फॉर्म हो रहा है। ए का कॉम्प्लीमेंट्री कौन रहेगा बच्चे लोग? ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी, जी का सी, सी का टी का ए, सी का जी, ए का टी, जी का सी। तो एक न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फॉर्म हो जा रहा है। ये न्यू स्ट्रैंड कौन से डायरेक्शन में फॉर्म हो रहा है? 5 प्राइम से 3 प्राइम। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ओरिजिनल वाला 3 प्राइम से 5 प्राइम है तो न्यू फॉर्म होने वाला कौन से डायरेक्शन में आएगा? इट इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल। ये फॉर्म हो जाएगा 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड में। ये साइड का हो गया जहां पे आरएनए प्राइमर था, ये कंटिन्यूअस फॉर्म हो रहा है। दूसरे साइड में प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम कौन से साइड में आ रहा है? दूसरे साइड में। अब दूसरे साइड में क्या हो जाता है? आरएनए प्राइमर यहाँ पे अटैच हो जाएगा, यहाँ पे आरएनए प्राइमर अटैच हो रहा है। तो इस केस में प्रॉब्लम क्या हो जाता है? आरएनए प्राइमर यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स को खींचेगा, बट वो कंटिन्यूअस अटैच नहीं होगी, थोड़े छोटे छोटे टुकड़े में अटैच होगी इस डायरेक्शन में। छोटा टुकड़ा, छोटा टुकड़ा, छोटा टुकड़ा। इन छोटे छोटे फ्रैगमेंट को हम कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। इन छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स को क्या कहते हैं? ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। हमें याद रखना है कि जो स्ट्रैंड डीएनए का कंटिन्यूअसली फॉर्म हो रहा है, ये साइड वाला जो हमने लाल कलर से ड्रॉ किया था, इसे हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। इसे क्या कहते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड के बारे में जो एमसीक्यू आते हैं, आपको 2 शब्द याद रखने हैं। इट इज कंटिन्यूअस, और लीडिंग स्ट्रैंड की डायरेक्शन क्या है? टूवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क। उसकी डायरेक्शन क्या थी? टूवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क। और वही लैगिंग स्ट्रैंड, ये जो ऑपोजिट साइड वाला है बच्चे लोग, ये इस साइड वाला जहां पे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट है, इस साइड वाले स्ट्रैंड को हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। अब लैगिंग स्ट्रैंड बच्चे लोग हमें याद रखना है कि लैगिंग स्ट्रैंड है डिसकंटिन्यूअस। ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट में फॉर्म हुआ है। फ्रैगमेंट का नाम क्या है? ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। तो ये लैगिंग स्ट्रैंड, और लैगिंग स्ट्रैंड की डायरेक्शन क्या है? ये लैगिंग स्ट्रैंड है डिसकंटिन्यूअस, और इसकी डायरेक्शन क्या है बच्चे लोग? इट इज अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोर्क। लीडिंग स्ट्रैंड की डायरेक्शन थी टूवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क, तो वही लैगिंग की डायरेक्शन है अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोर्क। तो आपको ये 2 एमसीक्यूज याद रखने हैं। लीडिंग स्ट्रैंड इज कंटिन्यूअस एंड टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क, लैगिंग स्ट्रैंड इज डिसकंटिन्यूअस एंड अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोर्क। ये सारे के सारे जो न्यू स्ट्रैंड फॉर्म हो रहे हैं, इसको फॉर्म होने के लिए एंजाइम लगता है। एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज। इन सबको फॉर्म करने के लिए कौन मदद कर रहा है? न्यू स्ट्रैंड फॉर्म करने के लिए एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए प्राइमर का काम था सिर्फ इन बेसेस को खींच के लाना, इनको एक साथ जोड़ने का काम कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज विल फॉर्म न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। अब ये ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट ऐसे ही टुकड़े टुकड़े रहेंगे क्या? नहीं जी नहीं, इन सबको ज्वाइन किया जाएगा। इन सबको क्या किया जाएगा? ज्वाइन किया जाएगा। इन सबको ज्वाइन करने के लिए हमें लगता है न्यू एंजाइम, जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज सारे के सारे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट को ज्वाइन करने में मदद करेंगे। तो बच्चे लोग अब 2 न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए फॉर्म हो गए। तो आपको याद रखना है, ये एक डीएनए का स्ट्रैंड फॉर्म हुआ है, ये एक डीएनए हो गया, ये साइड वाला दूसरा डीएनए। ये दोनों जो हमने ब्लैक में ड्रॉ किए, ये 2 अलग अलग डीएनए फॉर्म हो गए।
अब आपको लगता है प्रोसेस कंप्लीट हो गई है? नहीं जी नहीं, क्या बच गया है? बच गया ये है कि डीएनए के अंदर आरएनए को जगह है क्या? नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप है रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर को निकाला जाएगा और आरएनए प्राइमर के जगह पे न्यू बेस पेयर्स ऐड किए जाएंगे। न्यू बेस पेयर्स एडेड। और कौन ऐड करेगा इन्हें? इन्हें ऐड करेगा एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। कौन ऐड करता है? एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉली से शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं। बच्चे लोग अभी भी ये पूछने वाले डायग्राम से अगर मैंने आरएनए प्राइमर निकाल दिया तो भी न्यू डीएनए फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया क्या? नहीं जी नहीं। क्या बच गया है? डीएनए के ऐसे अलग अलग स्ट्रैंड होते हैं क्या? डीएनए कैसे होता है? ऐसे 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 हेलिकल स्प्रिंग जैसे होता है। तो नेक्स्ट स्टेप रहेगी, क्या रहेगी? फॉर्मेशन ऑफ डॉटर डीएनए। फॉर्मेशन ऑफ डॉटर डीएनए। डॉटर डीएनए में डीएनए के दोनों भी जो न्यू स्ट्रैंड्स है उन्हें ये डीएनए के पुराने स्ट्रैंड थे, डायरेक्शन के नाम लिख देते हैं हम 3 प्राइम से 5 प्राइम और ये वाला था 5 प्राइम से 3 प्राइम। जो न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फॉर्म हुए थे हमने ये साइड पे लाल कलर का लिया था और ये साइड में हमने पर्पल कलर का लिया था, ये वाला। अब ये दोनों भी पुराने वाले के साथ वाइंडिंग कर देंगे। वाइंडिंग करेंगे यानी कि क्या करेंगे? ये बेसिकली ये एक ऐसा और ये साइड में ये वाइट भी ऐसा कर्व मार देगा और दूसरे साइड में भी क्या हो जाएगा बच्चे लोग? येलो वाला भी कर्व करेगा, डीएनए की बाइंडिंग हो जाएगी। ये पर्पल भी वैसा बाइंड करेगा। तो हमें याद रखना है ये जो बाइंडिंग ऑफ डीएनए है, ये बाइंडिंग ऑफ डीएनए के लिए एक एंजाइम लगता है जिसे कहते हैं डीएनए गायरेज। जिसे क्या कहते हैं? डीएनए गायरेज एंड टोपोआइसोमरेज, जो कि डीएनए को बाइंडिंग करने में मदद करेगा। अब ये जो डीएनए बन गया है ये है हमारा डॉटर डीएनए। ये है डॉटर डीएनए। अब अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा जो डॉटर डीएनए है उसमें 50% पुराना वाला है, वो 50% न्यू वाला है। सिमिलरली इधर ये येलो पुराना वाला 50% है, ये वॉयलेट नया वाला 50% है। तो 50% होता है 50% होता है मदर डीएनए और 50% होता है डॉटर डीएनए। 50% क्या होता है? डॉटर डीएनए। इसीलिए 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 बच्चे लोग डीएनए रेप्लिकेशन को हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। डीएनए रेप्लिकेशन को हम क्या कहते हैं? सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। सेमी यानी कि हाफ, कंजर्वेटिव यानी कि प्रिजर्वेटिव। तो 50% है पुराना वाला, 50% ही न्यू फॉर्म हो रहा है। और ये सबसे पहले डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव मॉडल किसने दिया था? ये दिया था क्रिक ने। क्रिक ने डीएनए पे बहुत काम किया है। क्रिक ने वॉटसन के साथ मिलकर डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया है। क्रिक ने सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन दिया है। क्रिक ने सेंट्रल डोग्मा भी दिया है। तो क्रिक का बहुत कंट्रीब्यूशन है, इसमें से ये कंट्रीब्यूशन है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। आपको याद रखना है। तो बच्चों लोग यहाँ पे हमने डीएनए रेप्लिकेशन खत्म किया है। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत कंफ्यूजिंग है। आप अच्छे से सारी की सारी स्टेप्स 1 बाय 1 करो। एक स्टेप वीडियो देखो, टेक्स्ट बुक पढ़ो, वीडियो देखो, टेक्स्ट बुक पढ़ो। जब तक पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा डीएनए रेप्लिकेशन आपको पीटी पैटर्न हो जाएगा। तो बच्चे लोग इस पार्ट में यहीं पे रुकेंगे, अगले पार्ट में दोबारा मिलेंगे कुछ और न्यू टॉपिक्स लेके। तब तक के लिए अलविदा। बस पढ़ते रहो, ये याद रखना है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।